नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सिंह। तो आज हम बात करेंगे उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हम मेंडलिज्म के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज अपना टॉपिक है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है? ठीक है, किसने इसकी खोज की, क्या इसके कारण होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्परिवर्तन होता क्या है, किसे कहते हैं उत्परिवर्तन। किसी भी जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, उसके किसी भी शारीरिक संरचना में या उसके आनुवांशिक संगठन में जो उत्पर परिवर्तन होते हैं, और उनके कारण क्या है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो उत्परिवर्तन है, इसके बारे में किसने बताया? जो उत्परिवर्तन शब्द है, किसने दिया था ये? हुगो डी व्रीज ने दिया है। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया? सबसे पहले हुगो डी व्रीज ने बताया। और उत्परिवर्तन की इकाई क्या कहलाती है? न्यूट्रॉन कहलाती है। ठीक। और किसी भी जीव के जन्य पदार्थ में अचानक उत्पन्न होने वाले, और ये कैसे होते हैं? वंशानुगत परिवर्तन ऐसे हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाते, क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते। अब इसके कुछ गुण हैं, ये कैसे हो सकते हैं? प्रभावी, घातक, हानिकारक और सतत। सामान्यतः अधिकांश जो उत्परिवर्तन हैं वो घातक और हानिकारक होते हैं। ठीक है। अब इसी में एक शब्द आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन से ही संबंधित है। यानी हॉटस्पॉट कहा जाता है सामान्यतः किसी भी चीज की जहां पाई जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वह स्थान क्या कहलाता है? हॉटस्पॉट कहलाता है। जैसे हम, जैसे इंटरनेट के लिए यूज करते हैं ना, जैसे मोबाइल में होता है हॉटस्पॉट, तो हॉटस्पॉट क्या है? एक तरह से कि जिस मोबाइल से हम जो नेटवर्क है उसको दे रहे हैं सामने वाले को, तो वहां से सिग्नल ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो नेट है उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो उस इंटरनेट के लिए क्या है? हॉटस्पॉट है। तो उसी तरह से किसी भी जानवर के लिए किसी भी अभयारण्य में, जंगल में कुछ जगह होती हैं जहां उन जीवों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, तो वो स्थान उन जीवों के लिए क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो डीएनए है, या कहें कि हम गुणसूत्र में, वह स्थान जहां उत्परिवर्तन की आवृत्ति, या ये कहें कि उत्परिवर्तन के होने की जो संभावना है, वह सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? डीएनए में या गुणसूत्र में जहां पर उत्परिवर्तन की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, वह स्थान क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन के लिए हॉटस्पॉट कहलाता है। ठीक है, समझ में आया हॉटस्पॉट? कि किसी भी जो डीएनए या गुणसूत्र है, उसमें जहां पर उत्परिवर्तन होने की संभावना, यानी गुणसूत्र में जो चेंज हो रहा है उसके होने की संभावना ज्यादा है, तो वही स्थान क्या कहलाता है? हॉटस्पॉट कहलाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी मोटी मोटी सी किसके बारे में? उत्परिवर्तन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो उत्परिवर्तन है वो कौन कौन से होते हैं। सामान्यतः एक नाम दिया जाता है स्वाभाविक उत्परिवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है स्वाभाविक उत्परिवर्तन? ठीक। इस प्रकार के जो उत्परिवर्तन है, इनके उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो उत्पन्न होते हैं किसी भी जीव में प्रकट होते हैं, उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? बहुत धीमी होती है। पहला पॉइंट तो क्या है कि जो स्वाभाविक प्रकार के जो उत्परिवर्तन होते हैं, उनके होने की जो संभावना है, या वो जो प्रकट होते हैं, अपना प्रभाव जो दिखाते हैं, वो कैसे होते हैं? धीरे धीरे प्रकट होते हैं। इनकी प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है। ऐसा नहीं कि एक साथ हो जाएगा, ये कैसे होंगे? प्रोसेस इनकी स्लो रहेगी। और इसमें किसी भी कारक का पता नहीं होता है कि जो ये परिवर्तन आया वो किस वजह से आ रहा है। ठीक है, सामान्यतः क्या है भाई? उत्परिवर्तन का पता है भाई, किस जीन में, कहां पर, किस क्रोमोसोम में परिवर्तन हुआ है। ठीक। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कारण पता नहीं चलता है कि हुआ किसकी वजह से। और अधिकांश प्रकार के उत्परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं? स्वाभाविक प्रकार के होते हैं। ठीक। तो ये स्वाभाविक उत्परिवर्तन से संबंधित बातें हैं कि स्वाभाविक प्रकार के जो उत्परिवर्तन हैं वो कैसे हैं। पहली बात तो वो
धीमी प्रोसेस में चलते हैं। दूसरा है कि जो स्वाभाविक उत्परिवर्तन है, इनके निश्चित कारक का पता नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है कि जितने भी प्रकार के उत्परिवर्तन हैं, उनमें से जो अधिकांश प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं, वो स्वाभाविक प्रकार के होते हैं। ठीक। अगला है जीन उत्परिवर्तन। इस जीन उत्परिवर्तन को ही हम क्या कह देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीन उत्परिवर्तन को ही पॉइंट म्यूटेशन या पॉइंट को क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन में नाइट्रोजन क्षारक युग्मों में परिवर्तन के कारण ये होता है। इसके कारण होता है, नाइट्रोजन क्षारकों के कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं पर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड की संरचना में एक भाग होता है नाइट्रोजन क्षार। क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। और ये नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्यूरीन और पिरिमिडीन या पायरिमिडीन। ठीक है, ये दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। प्यूरिन के अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। इसको ए से प्रदर्शित कर देते हैं, A4 एडेनिन, और गुआनिन इसको हम जी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पिरिमिडीन में तीन प्रकार के नाइट्रोजन क्षार शामिल किए जाते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमीन को टी से प्रदर्शित करते हैं, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से। ठीक है, और ये यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है, डीएनए में एब्सेंट, आरएनए में प्रेजेंट। ये तो बात हो गई नाइट्रोजन क्षार के बारे में। तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि जो बिंदु उत्परिवर्तन है वो किसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है, नाइट्रोजन क्षारक युग्मों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार दूसरे, यानी जो ये नाइट्रोजन क्षार हैं क्या करते हैं, आपस में युग्म बनाते हैं। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार, पिरिमिडीन, नाइट्रोजन क्षार से जुड़ता है, जिसमें एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो हम यहां पर ये क्या बन गए, एक क्षार युग्म है। ये क्या है, ये एक क्षार युग्म है। इसी तरह से ये दूसरा क्षार युग्म है। तो ये क्या कह रहा है कि इन क्षार युग्मों में परिवर्तन के कारण ही बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन होता है। यानी मान लो कि किसी डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के जोड़े के स्थान पर गुआनिन और साइटोसिन का जोड़ा आ गया, तो वह उत्परिवर्तन क्या कहलाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन प्रकार का उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार युग्मों में परिवर्तन के कारण जो उत्परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगला है प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित कर रहे हैं हम उत्परिवर्तन होने को, किसके द्वारा कर रहे हैं, रसायनों के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा प्रेरित करके वहां पर परिवर्तन उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है,
किसी चीज में कुछ चेंजेज आ जाएं, उसके लिए हम जीन को या किसी जीव को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। किसके द्वारा? किसी भी प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, गर्म ठंडे या कोई भी अम्ल क्षार, या कुछ रसायन हो सकते हैं। उनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जीव को प्रेरित कर रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेज आ जाए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो ये उत्परिवर्तन है, इनके प्रकार की हम बात करें तो यहां पर जो उत्परिवर्तन है, पहला कौन सा है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा हो गया, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी यहां पर क्या है, मेन चीज गुणसूत्र है। तो जो भी परिवर्तन आएंगे किस में आएंगे, गुणसूत्र के अंदर आएंगे। अब परिवर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है गुणसूत्र में? एक तो गुणसूत्र की स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो सकता है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। यदि संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या इसी को क्या बोल देते हैं, गुणसूत्रीय विपथन, या इसी को कह देते हैं क्रोमोसोमल अबरेशन। ठीक है। इसी के नाम है संरचनात्मक परिवर्तन, गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन, उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। दूसरा है, किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। ठीक है। पहली चीज, वह जीव अगुणित है, द्विगुणित है, ठीक है, या त्रिगुणित है, कैसा है। तो ये तो हो गई उसमें गुणसूत्रों के सेटों की संख्या। और दूसरा, किसी भी जीव में गुणसूत्रों की सेटों की संख्या भी निश्चित है और गुणसूत्रों की संख्या भी निश्चित होती है। अब सेटों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है या फिर संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो वह अवस्था किसके अंदर आ जाती है, संख्या में परिवर्तन के आधार पर आ जाती है। गुणसूत्रीय संख्या में या उसके सेटों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोप्लॉइडी कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको, हेटेरोप्लॉइडी। हेटेरोप्लॉइडी। ठीक। अब जो ये हेटेरोप्लॉइडी है दो प्रकार की है, सुगुणता और असुगुणता, यानी यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को हम बोल सकते हैं। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो इस तरह से ये हेटेरोप्लॉइडी दो प्रकार की होती है, सुगुणता असुगुणता, या इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। और संरचनात्मक जो परिवर्तन है, गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, उसकी जो बनावट में परिवर्तन होगा, उसको हमने चार भागों में बांटा है गुणसूत्रीय विपतन को। कौन कौन सी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। जिसमें से डिलीशन यानी अभाव, डुप्लीकेशन यानी संख्या डबल हो गई, और इन्वर्जन यानी तीपन, और चौथा है स्थानांतरण। ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहली चीज क्या आ गई कि जो उत्परिवर्तन है वो पहला तो है आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा होता है वो होता है जीन उत्परिवर्तन। ठीक है। तो यहां पर हम पहले की बात कर रहे हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन से संबंधित जो प्रकार हैं उनके बारे में। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन संख्या में परिवर्तन हो सकता है, सॉरी, संरचना में परिवर्तन हो सकता है, और दूसरा संख्या में परिवर्तन हो सकता है। संरचना में परिवर्तन के आधार पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन चार प्रकार के होते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। इसी प्रकार से संख्या में परिवर्तन के आधार पर गुणसूत्रों की संख्या में, चाहे वो संख्या सेटों की संख्या है या गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक है, संख्या में क्या हो सकती है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी चीज आ गई, गुणसूत्रीय सेट हो सकते हैं, इनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है, और दूसरा गुणसूत्रीय संख्या। ठीक है। अब देखो, अब इनके बारे में बात करते हैं। पहला है
जो क्रोमोसोमल एब्रेजन यानी संरचना में परिवर्तन के आधार पर। सबसे पहले आता है डिलीशन। ठीक है, डिलीशन का मतलब क्या है, यानी अभाव। तो जब जो किसी भी गुणसूत्र में, ठीक है, किसी गुणसूत्रीय खंड का अभाव हो जाता है, ठीक है, तो जब गुणसूत्र क्या है, कोई भी गुणसूत्र में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र जाते हैं, तो उस समय किसी गुणसूत्रीय खंड का क्या है, टूट करके अलग हो गया, कोई भी गुणसूत्रीय खंड टूट करके अलग हो गया, तो अब वह टूटा हुआ जो गुणसूत्र का भाग है किसी भी जीव में जाएगा, तो जो भाग टूट करके अलग हुआ है उस भाग से संबंधित जीनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जिन जीनों की कमी होगी तो उन जीनों से संबंधित जो गुण हैं उनका क्या पाया जाएगा, जीव में अभाव पाया जाएगा, और उनकी वजह से जीव में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया ये भाव, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिलीशन कहते हैं। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर अलग होना और उस गुणसूत्रीय खंड से संबंधित जीनों की कमी, यानी जो गुणसूत्र का खंड टूटा है उस गुणसूत्रीय खंड से संबंधित जीनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब उन जीनों की कमी हो जाएगी तो जिनमें दूसरों की अपेक्षा क्या है, कुछ परिवर्तन प्रकट होंगे। ठीक है, अब इसी का एक एग्जाम्पल है क्राइडोकैट सिंड्रोम। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पांचवें गुणसूत्र की छोटी भुजा के आधे हिस्से के विलोपन के कारण। तो जब पांचवें गुणसूत्र की जो छोटी भुजा है उसका जब विलोपन हो जाता है तो क्राइडोकैट सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि डिलीशन का उदाहरण क्या है, या ये कहें कि क्राइडोकैट सिंड्रोम किस गुणसूत्र के भुजा के विलोपन के कारण होता है, तो पांचवें गुणसूत्र की भुजा के विलोपन के कारण होता है। या फिर ये कहें कि क्राइडोकैट सिंड्रोम निम्न में से किसका उदाहरण है, अभाव का, प्रतीपन का, द्विगुणन का, ट्रांसलोकेशन का, या स्थानांतरण का। तो किसका उदाहरण है, ये अभाव का, डिलीशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो डिलीशन का मतलब क्या हो गया, अभाव यानी किसी भी गुणसूत्रीय खंड का टूट करके अलग हो जाना और उस टूटे हुए खंड से संबंधित जीनों की उस जीव में कमी का होना, क्या कहलाता है, डिलीशन या अभाव कहलाता है। दूसरा है डुप्लीकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि गुणसूत्रीय खंडों की संख्या क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, यानी डबल हो रही है, द्विगुणन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी जीव में समजात गुणसूत्र का कोई जोड़ा टूट करके उस समजात जोड़े पर आ जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, देखिए यहां पर एग्जांपल्स के रूप में बात करते हैं हम। पहला तो हो गया डिलीशन, यानी अभाव। इसमें क्या है, कोई भी गुणसूत्रीय खंड टूट करके यहां से क्या हुआ, ये अलग हुआ। अब ये जब अलग हुआ तो ये खंड टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। अब इस गुणसूत्रीय खंड की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। तो अब पहले और दूसरे नंबर का जो भाग है इन जीनों से संबंधित इस जीव में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिलीशन कहते हैं। दूसरा है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, किसी भी गुणसूत्र में उसके समजात जोड़े का आकर के जुड़ जाना। ठीक है, यहां पर क्या है कि जिस प्रकार से ये क्रोमोसोम है, इसी प्रकार के दूसरा जो क्रोमोसोम था उसका कोई भाग टूट करके यहां पर आ गया और वो जुड़ गया। और जब यहां पर ये जुड़ गया तो ये संख्या एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, ये जो जीन है ये क्या हो गए, डबल डबल हो गए। ठीक है, यहां पर इन जीनों की संख्या क्या हो गई, डबल हो गई, यानी द्विगुणित हो गई। अब ऐसी अवस्था में क्या होता है कि कोई अप्रभावी घातक जीन है, तो वह समयुग्मजीय अवस्था में जब आ जाती है, कौन सी जीन, अप्रभावी घातक जीन। क्योंकि अप्रभावी जो जीन होती, घातक जीन होती है, जब वो समयुग्मजीय अवस्था में आती है तो जीव की मृत्यु का कारण बनती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, ये जीन डबल संख्या में आ गई, बाई चांस यदि यहाँ पर कोई जीन ऐसी घातक जीन है तो वह किस अवस्था में आ जाएगी, समयुग्मजीय अवस्था में आ जाएगी, और समयुग्मजीय अवस्था में आ जाएगी तो जीव का मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, डुप्लीकेशन। ये किसका उदाहरण है, डुप्लीकेशन।
तो जो गुणसूत्र है उसमें उस खंड से संबंधित जीनों की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक। अगला है इनवर्जन, यानी जिसको बोलते हैं हम प्रतिपन। इनवर्जन किसे कह रहे हैं या प्रतिपन किसे कह रहे हैं? प्रतिपन कह रहे हैं कि इसमें गुणसूत्रीय खंड टूटा तो सही, जिस प्रकार से डिलीशन में गुणसूत्रीय खंड टूटा, उसी प्रकार से यहां पर भी जो गुणसूत्रीय खंड है वो यहां से टूट गया। क्या हो गया? गुणसूत्रीय खंड टूट गया, टूट करके अलग हो गया। ठीक है। लेकिन टूटा तो सही, लेकिन टूटने के बाद यह गुणसूत्रीय खंड आकर के जुड़ा वापस से, यहां पर आकर के ये जुड़ गया। लेकिन जुड़ने का क्रम क्या हो गया, चेंज हो गया। किसी भी गुणसूत्रीय खंड का टूट करके अलग होना और वापस उस गुणसूत्र से जुड़ जाना, लेकिन जुड़ने के क्रम का बदल जाना, क्या कहलाता है? इन्वर्जन या प्रतिपन कहलाता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रतिपल। मान लो ये यहां से अलग हुआ और ये नहीं जुड़ता, तो ये कौन सी अवस्था हो जाती? डिलीशन हो जाती। लेकिन गुणसूत्रीय खंड टूटा, अलग हुआ, लेकिन अलग होने के बाद ये वापस जुड़ जाता है। ठीक है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? प्रतिपन कहलाती है। ठीक है। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर अलग होना या जुड़ना, लेकिन जुड़ने का क्रम क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्या कहलाता है ये? इन्वर्जन कहलाता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कि समझने की जरूरत है जिसमें, वो है ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है? स्थानांतरण। जिस तरह से ट्रांसफर होता है ना, भाई किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसफर कहलाता है। ट्रांसलोकेशन, स्थिति का बदल जाना, अपनी जगह से किसी चीज का दूसरी जगह पर जाना, स्थिति स्थान परिवर्तन क्या कहला रहा है? ट्रांसलोकेशन कहला रहा है। देखो, इसी गुणसूत्र के एक भाग का कोई भाग टूटा, ठीक है, और दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाना, क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं कैसे। असमजात या यहां पर हम शब्द यूज कर सकते हैं, विषमजात भी शब्द भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो आपस में समान नहीं है, समान नंबर के नहीं है, यानी माँ का पहले नंबर का गुणसूत्र, पिता के पहले नंबर का गुणसूत्र आपस में क्या कहलाएंगे? समजात कहलाएंगे। लेकिन पहले और दूसरे नंबर के गुणसूत्रों के बीच में जो संबंध होगा वो क्या होगा? असमजात होगा। ठीक है। अब देखो, अब ये जो ट्रांसलोकेशन है ये भी तीन प्रकार का है। ट्रांसलोकेशन पहली चीज तो हमने बात कर ली, क्या है? असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान, तो क्या कहला रहा है? ट्रांसलोकेशन कहला रहा है। लेकिन ये जो ट्रांसलोकेशन है तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले सिंपल, दूसरा इंटरस्टिशियल, और तीसरा होता है रेसिप्रोकल। ठीक है। सिंपल में बात करें तो गुणसूत्र का कोई एक भाग टूट करके दूसरे असमजात, इसमें असमजात या विषमजात शब्द जरूर आएगा। ठीक है। क्योंकि जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग हैं, समजात गुणसूत्र नहीं है। समजात गुणसूत्र किन्हें कहते हैं? यानी समान जोड़े के गुणसूत्र, पहले नंबर के जोड़े का गुणसूत्र माँ का, पहले नंबर के जोड़े का गुणसूत्र पिता का, ये दोनों आपस में संतान में आकर के मिलते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। लेकिन माँ के क्रोमोसोम मान लो दूसरे जोड़े का क्रोमोसोम, पिता के चौथे पांचवें, यानी दूसरे तीसरे के अलावा जो भी एक माँ का है उसका अन्य गुणसूत्रों के जोड़ों के साथ जो संबंध है वो क्या है? विषमजात होता है। ठीक है। तो यहां पर जो गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है वह असमजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। यदि गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान जो हो रहा है, कोई भाग टूट करके किस पर जा रहा है? अंतस्थ सिरे पर जाकर के जुड़ रहा है, किनारे पर जाकर के जुड़ रहा है, तो वह क्या कहलाता है? सिंपल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यदि असमजात गुणसूत्र का कोई खंड टूटने के बाद बीच में जाकर के जुड़ता है, मध्य में जाकर के जुड़ता है, तो वह कहलाता है इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। यदि दोनों गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान हो गया, यानी इसका कोई खंड टूटा वो इसके बीच में जाकर के जुड़ गया, इसका कोई खंड टूटा वो इसमें जाकर के जुड़ गया, तो वो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब इन तीनों को समझते हैं कैसे, डायग्राम के द्वारा। देखो, पहला है सिंपल ट्रांसलोकेशन।
सिंपल में क्या हो रहा है कि ये दोनों गुणसूत्र के जो जोड़े हैं ये कैसे हैं, असमजात है। ठीक है, ये कैसे हैं, असमजात गुणसूत्र। ठीक है, इन असम ये भी असमजात और इधर ये भी असमजात है। ठीक, इन असमजात गुणसूत्रों के मध्य मान लो कि ये कोई पहले नंबर का जोड़ा है, फर्स्ट जोड़ा है, उसका कोई भाग है, ये इस पहले के अलावा कोई पांचवें नंबर के जोड़े का, पांचवें नंबर के जोड़े के क्रोमोसोम का कोई भाग है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है। ठीक है, अब इस भाग का कोई गुणसूत्र, इस गुणसूत्र का कोई भाग यहां से मान लो ये टूटा, ये वाला भाग टूट गया यहां से। ठीक है, अब यहां से ये वाला भाग क्या हो गया, टूट गया। अब टूट करके इस असमजात गुणसूत्र के इस वाले भाग पर आकर के ये जुड़ जाता है। यही तो बात कर रहे थे हम। किसी असमजात गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र के अंत में जाकर के जुड़ना। कहां जुड़ रहा है, अंत में जाकर के जुड़ना, अंतस्थ सिरे पर जुड़ना, क्या कहला रहा है, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, क्या हैं, असमजात गुणसूत्र हैं, उसके असमजात गुणसूत्र के खंड का टूट करके दूसरे असमजात गुणसूत्र के अंतस्थ सिरे पर जाकर के जुड़ना क्या कहलाता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्लियर। अब है दूसरा इंटरस्टिशियल। ये कैसा है, इसमें क्या होगा, इसमें गुणसूत्र का कोई भाग टूट रहा है, ये दोनों भी असमजात हैं। ठीक है, अब इसका यहां से मान लो ये खंड टूटा। ठीक है, असमजात गुणसूत्र का कोई खंड टूटा और वह दूसरे असमजात गुणसूत्र के कहां जाकर के जुड़ रहा है, बीच में जाकर के जुड़ रहा है। कहां जुड़ रहा है, मध्य में जाकर के जुड़ता है, मध्य भाग में जुड़ता है। तो वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल प्रकार का ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों पार्टों में क्या हो रहा है, किसी एक गुणसूत्र का कोई भाग टूट रहा है और दूसरे गुणसूत्र पर जाकर के जुड़ रहा है। ठीक है, सिंपल और इंटरस्टिशियल में। लेकिन अगला है ये रेसिप्रोकल। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, रेसिप्रोकल में क्या हो रहा है कि दोनों गुणसूत्रों के खंड टूट रहे हैं और दोनों ही गुणसूत्रों के मध्य खंडों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, देखो, ये एक गुणसूत्र हो गया, ये दूसरा गुणसूत्र हो गया, लेकिन इन दोनों के मध्य जो संबंध है वो कैसा है, असमजात गुणसूत्र है। कैसे गुणसूत्र हैं ये, असमजात। इसका ये वाला भाग टूटा और इसका ये वाला भाग। ठीक है, अब ये टूट करके तो यहां पर आ गया और उस वाले का ये भाग टूट करके यहां जुड़ गया। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों ही गुणसूत्रीय खंडों के मध्य, दोनों असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है। यहां दोनों असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का
आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो दोनों के मध्य क्या रहा, गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान होता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर हम एक अलग टर्म बात करते हैं। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इलीगल क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं फिर, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह होता है समजात गुणसूत्रों के मध्य, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। और ये कहां होता है, प्रोफेज फर्स्ट की पैक्टीन उपावस्था में। कौन सी है ये, पैक्टीन। तो ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, ये पैक्टीन होती है। तो समजात गुण, असमजात गुणसूत्रों के गुणसूत्रीय खंडों के मध्य जो आदान प्रदान है वो तो कहलाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, और इसी को बोलते हैं इलीगल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन लीगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होता है। समजात गुणसूत्र का मतलब है कि जो पहले नंबर का क्रोमोसोम है, यानी जिस जोड़े का क्रोमोसोम है उसी जोड़े के क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। ठीक है, यानी पहले नंबर का क्रोमोसोम है ये, दूसरा जो क्रोमोसोम है वो भी पहले नंबर का है, उन दोनों के मध्य यदि गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो रहा है तो वह क्या कहलाता है, समजात गुणसूत्रीय खंडों के मध्य जो आदान प्रदान हो रहा है उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेन चीज हमने बात की यहां पर ट्रांसलोकेशन के बारे में। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किससे संबंधित, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण, उनकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन आते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, उत्परिवर्तन। ये चारों अवस्थाएं किसका कारण बनती हैं, उत्परिवर्तन का कारण बनती हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला भाग है हेटेरोप्लॉइडी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन होते हैं। तो इसमें हम बात कर चुके हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन किसे कह रहे थे हम, कि यहाँ तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है मुख्य रूप से, अब वो संख्या किससे संबंधित है किससे नहीं है ये अलग बात है। यदि वह संख्या गुणसूत्र के सेटों से संबंधित है तो उस अवस्था को तो बोलते हैं हम हेटेरोप्लॉइडी। यदि वह संख्या गुणसूत्रों की संख्या से ही संबंधित है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से संबंधित है, और वहां नंबर ऑफ सेट से संबंधित है, तो नंबर ऑफ सेट से संबंधित है तो उसे तो बोलते हैं यूप्लॉइडी, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम से संबंधित है तो उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। तो यूप्लॉइडी किसे कहेंगे, किसी भी जीव में गुणसूत्रीय सेटों की संख्या में परिवर्तन को, किसी भी जीव के अंदर गुणसूत्रीय सेटों की संख्या में परिवर्तन, अब परिवर्तन क्या हो सकता है, कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी
हो सकती है, कमी या वृद्धि, दोनों ही अवस्थाओं को हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी कहेंगे। ठीक। अब कमी होगी तो क्या कहेंगे, वृद्धि होगी तो क्या कहेंगे। पहली अवस्था बनती है मोनोप्लॉइडी। कौन सी है, मोनोप्लॉइडी। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो जीव हैं कैसे होते हैं, टू एन होते हैं। सामान्यतः जीव कैसे होते हैं, सामान्यतः जीव टू एन यानी द्विगुणित होते हैं। इस टू एन में, यानी जो ये सामान्य अवस्था है टू एन, इस टू एन में यानी एक सेट मां से आया है और एक सेट पिता से आया है। एक क्रोमोसोम का जो सेट है, सेट किसे बोल रहे हैं, गुणसूत्रों का एक सेट। दो सेट होते हैं, यानी हमारा जो सजीव है, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है उसके जो आधे गुणसूत्र हैं वो मां से आए हैं और आधे गुणसूत्र पिता से आए हैं। तो जो गुणसूत्रों का समूह जो मां से आया उसको एक सेट बोलते हैं, और गुणसूत्रों का दूसरा सेट या जितने भी गुणसूत्र जो पिता से आए उनको दूसरा सेट कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो जीव हैं, चाहे हम हैं या सामान्य जितने भी जीव हैं, वो कैसे हैं, द्विगुणित होते हैं, क्योंकि उनको एक सेट मां से मिला है और दूसरा सेट पिता से मिलता है। यदि गुणसूत्रों के सेटों की संख्या में कमी हो जाती है, यानी गुणसूत्रों का एक सेट उसमें नहीं है, और वो जीव कैसा रह जाएगा, एन क्रोमोसोम वाला रह जाएगा, तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, मोनोप्लॉइडी। मोनो मीन्स एक, प्लॉइडी माने जो उसके अंदर क्रोमोसोम का सेट है। ठीक है। तो यदि किसी जीव के अंदर गुणसूत्रों का केवल एक सेट की कमी आ गई, यानी एक सेट मां से या पिता से या दूसरे पैतृक से नहीं आ पाया, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, मोनोप्लॉइडी। और मोनोप्लॉइडी को किससे प्रदर्शित करते हैं, टू एन माइनस एन से प्रदर्शित किया जाता है। यदि पूछ ले कि टू एन माइनस एन अवस्था क्या कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी, मोनोप्लॉइडी कहलाएगी। ठीक है। टू एन माइनस एन अवस्था क्या कहलाती है, मोनोप्लॉइडी कहलाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव अगुणित है, ना कि द्विगुणित, क्योंकि एक सेट की क्या है, उसमें कमी है। यहीं पर दूसरी अवस्था बनती है पॉलीप्लॉइडी। ये क्या है, पॉलीप्लॉइडी की बात करें, पॉली मीन्स ज्यादा। ठीक है। डाई का मतलब दो, इसी तो हम डिप्लॉइड बोल रहे थे। अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, सामान्यतः जीव टू एन होता है, अब यहां पर टू एन से ज्यादा हो गए, यानी किसी एक पैतृक से एक सेट ज्यादा आ गया, यानी आना चाहिए था एक सेट, लेकिन एक सेट और आ गया। या निषेचन के समय एक गुणसूत्र की वो सॉरी एक शुक्राणु जगह दो शुक्राणु प्रवेश कर गए, तो टू एन के स्थान पर वो अवस्था क्या हो जाएगी, टू एन प्लस एन हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, थ्री एन हो जाएगी। तो जो थ्री एन अवस्था बनेगी क्या कहलाएगी, ट्राइप्लॉइडी कहलाएगी। इसी प्रकार से माता और पिता से एक एक सेट एक्स्ट्रा आ गए, तो ये अवस्था क्या हो गई, फोर एन हो गई। तो यह फोर एन अवस्था क्या कहलाती है, टेट्राप्लॉइडी कहलाती है। ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी इसके एग्जाम्पल होते हैं, पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। तो ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल होते हैं। जबकि मोनोप्लॉइडी में एक गुणसूत्रों की सेट की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, अर्थात जो जीव है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। जीव कैसा हो जाता है, अगुणित हो जाता है। ठीक है। ये बात हो गई अपनी यूप्लॉइडी से संबंधित। यूप्लॉइडी में क्या होगा, गुणसूत्र की सेट की संख्या में परिवर्तन होगा, और वह सेट की संख्या में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। मतलब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यदि परिवर्तन में संख्या में कमी हो रही तो मोनोप्लॉइडी, संख्या में वृद्धि हो रही है, सेट की संख्या में वृद्धि हो रही है तो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में दो अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है। इस तरह से पेंटाप्लॉइडी हेक्साप्लॉइडी भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम क्या बात कर रहे हैं कि ट्राइप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार पर, जिसे हम बोल रहे हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कह रहे हैं हम, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी किसे कहते हैं, यदि किसी जीव में
गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि। ठीक है, जैसे हम बात करें, हर एक प्राणी में, हर एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, जिनमें से आधे गुणसूत्र माता से आते हैं और आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेट में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। जैसे हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 प्लस एक्स वाई होती है, यानी इक्वल टू 46 हो गई। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। अब इस 46 जो संख्या है, इसमें कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? एन्यूप्लॉइडी कहलाएगी। हम बात कर रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या में, और यहां पर बात कर रहे थे सेटों की संख्या में। ठीक है, यहाँ क्या बात करें, हम सेटों से संबंधित नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो जितने टोटल गुणसूत्र हैं, उसकी संख्या में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 46, अब उस 46 में संख्या 46 से अधिक हो गई या कम हो गई, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? एन्यूप्लॉइडी कहलाएगी। अब ये जो एन्यूप्लॉइडी है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक है हाइपो एन्यूप्लॉइडी। कौन सी है? हाइपो एन्यूप्लॉइडी। और दूसरी है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो मीन्स कम और हाइपर माने ज्यादा। हाइपो मीन्स यानी यदि गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गुणसूत्रों की संख्या में कमी क्या कहलाती है? हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। और गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? हाइपर एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। ठीक है, अब देखो, हाइपो एन्यूप्लॉइडी यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही है। हमें पता है कि सामान्यतः 2n गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और 2n का मतलब हर एक प्राणी के लिए अलग है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहां पर, हम बात कर रहे हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी के बारे में। इससे पहले हम बात करें कि 2n इज इक्वल टू, ठीक है, अब मनुष्य में बात करें हम, मनुष्य में 2n इज इक्वल टू कितना होता है? 46 हो गए। ठीक है, वहीं हम स्वयं बफेलो में बात करें, 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वयं बफेलो में 48 हो जाएंगे। और रिवराइन बफेलो में 2n इज इक्वल टू 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जानवरों में 2n का मतलब अलग अलग होता है। तो हाइपो में हम बात कर रहे हैं कि हाइपो का मतलब क्या हो गया? कमी। तो गुणसूत्रों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। यदि 2n में से कम हो गए, -1, तो यदि हम मनुष्य के लिए बात करें, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 40 हैं उनमें से एक क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब मनुष्य में कितने क्रोमोसोम हो गए? 45, संख्या में कमी हो गई। ठीक है, हम मान लो इस तरह से हमने लिख दिया 2n-2, तो 46 - 2 हो गए, तो कितने क्रोमोसोम रह गए? 44 रह गए।
अब इस 2n- को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2n-1 इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या है, 40-1 इज इक्वल टू 44। अब इनका मतलब अलग अलग होता है। कैसे? देखो, यदि जो द्विगुणित संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 2n का मतलब क्या है, एक सेट माँ से आया है, ठीक है, क्रोमोसोम कहां से आया है, 2n का मतलब क्या हो गया कि n+n, ठीक है, एक सेट माँ का हो गया और दूसरा सेट पिता का हो गया। तभी तो जो संतान में क्या बना, ये 2n बना। अब मान लो कि एक सेट में एक गुणसूत्र की कमी है, लेकिन दूसरे सेट में गुणसूत्र की कोई कमी नहीं है, तो यह अवस्था क्या बनेगी, 2n-1 बनेगी, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी, मोनोसोमी कहलाती है। यह अवस्था क्या कहलाती है, मोनोसोमी कहलाती है, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि मां से जो सेट प्राप्त हो रहा है उसमें एक गुणसूत्र की कमी है, लेकिन साथ ही साथ पिता से भी जो गुणसूत्र प्राप्त हो रहे हैं उस सेट में भी एक गुणसूत्र की कमी है, ठीक है। यानी मां से जो गुणसूत्र मिल रहे हैं उस सेट में एक गुणसूत्र की क्या आ गई, कमी आ गई। इसी प्रकार से जो पिता से भी गुणसूत्र मिल रहे हैं उसमें भी एक गुणसूत्र की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसको हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी ये भी क्या हो गई, n-1 मतलब मोनोसोमी, ये क्या हो गई, मोनोसोमी हो गई। इसको भी तो हम मोनोसोमी बोल सकते हैं भाई, एक सेट में गुणसूत्र की कमी को हम क्या बोल रहे हैं, मोनोसोमी बोल रहे हैं। इसी प्रकार से इसको भी क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कहेंगे। और इसी को हम किस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे, इस पूरी अवस्था को ही किस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे, 2n-1 यानी एक इस सेट में से कम हुआ, एक इस सेट में से कम हुआ, तो इस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, डबल मोनोसोमी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डबल मोनोसोमी कह देते हैं। यानी जब इस तरह से लिखा जाए 2n-1 इस मतलब ये है कि एक एक गुणसूत्र एक एक अलग अलग सेटों में से कम हुआ है, ठीक है। यदि एक सेट में से कम हुआ है तो एक मोनोसोमी, दूसरे सेट में से एक गुणसूत्र कम हुआ है तो दूसरी मोनोसोमी। तो इस तरह से इस अवस्था को क्या कह दिया जाता है, डबल मोनोसोमी कह देते हैं। अब एक तीसरी अवस्था बनती है, कौन सी, कि मां से जो क्रोमोसोम है उस एक सेट में से ही दोनों गुणसूत्र कम हो गए, लेकिन जो पिता से जो सेट आ रहा है उसमें ये गुणसूत्र कैसे हैं, पूरे हैं। तो इस अवस्था को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है 2n-2। और इस अवस्था को, यानी इसका मतलब यह है कि जो ये दोनों गुणसूत्र कम हुए हैं वो एक सेट में से ही कम हुए हैं, यानी जो गुणसूत्र है उसका एक जोड़ा अलग हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है नलीसोमी, नलीसोमी कहा जाता है। जब एक ही पैतृक के सेट में से दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम, नलीसोमी। अब इसे समझो, मोनोसोमी 2n-1 यानी एक सेट में से एक गुणसूत्र कम हो गया, और दूसरा है डबल मोनोसोमी 2n-1 यानी दोनों सेटों में से एक एक क्रोमोसोम क्या हुआ है, अलग हुआ है। नलीसोमी यानी एक सेट में से ही दोनों गुणसूत्र गए हैं, तो इस अवस्था को क्या बोल देते हैं हम, नलीसोमी कहते हैं। इसी प्रकार से ये तो हो गई हाइपो एन्यूप्लॉइडी, यहां पर क्या हो रहा है, गुणसूत्रों की कमी हो रही। तो हाइपो एन्यूप्लॉइडी की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी और नलीसोमी, ठीक है। ये जितनी भी सोमी है किससे संबंधित है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी से संबंधित होती हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी यहां पर आती है। अगला है ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। यहां पर गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार से मोनोसोमी में एक सेट में गुणसूत्र की वृद्धि हो रही थी, उसी प्रकार से यदि एक सेट में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आया है, चाहे वो मां से आया है चाहे पिता से आया है, तो एक सेट के साथ में एक गुणसूत्र अधिक आ रहा है, तो व्यवस्था कहलाती है ट्राइसोमी। 2n+1+1 इसका मतलब है एक गुणसूत्र मां से एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, और दूसरा गुणसूत्र पिता से एक्स्ट्रा आया है, तो यह अवस्था कहलाती है डबल ट्राइसोमी। और यदि एक ही पैतृक से दोनों गुणसूत्र आ गए, यानी उनका एक जोड़ा आ गया, तो वो क्या कहलाता है, टेट्रासोमी
कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी और टेट्रासोमी किसके एग्जाम्पल हैं? हाइपर एनाप्लॉइडी के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो इनको इस तरह से समझो आप। देखो, मोनोसोमी में क्या है? एक सेट में एक गुणसूत्र की कमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम इसको इस तरह से n-1, इसको इसी तरह से प्रदर्शित कर रहे थे, 2n-1, इससे प्रदर्शित कर रहे थे। इसका मतलब इस तरह से कर सकते हैं, n+n-1, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी एक सेट में एक गुणसूत्र की कमी है। डबल मोनोसोमी, प्रत्येक सेट में एक एक गुणसूत्र की कमी, यानी n-1 प्लस, एक तो ये मोनोसोमी हो गई, और एक n-1, एक ये मोनोसोमी हो गई। अब इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, 2n-1-1। तो ये क्या कहलाती है? डबल मोनोसोमी कहलाती है। और एक समजात गुणसूत्रीय जोड़े या दो गुणसूत्रों की कमी, ठीक है, वो क्या कहलाती है? नलीसोमी कहलाती है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n-2 + n = 2n-2, यानी एक ही पैतृक से दोनों गुणसूत्रों की कमी हमें प्राप्त हो रही है। ट्राइसोमी, एक सेट में एक गुणसूत्र की वृद्धि, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, n+1, यानी एक पैतृक से हमें एक गुणसूत्र अधिक मिल गया और दूसरे से हमें नॉर्मल एक सेट ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? 2n+1 कहलाएगा। इसको हम ट्राइसोमी बोल देंगे। दूसरा है प्रत्येक सेट में एक एक गुणसूत्र की वृद्धि, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? n+1 अवस्था मिली एक पैतृक से, इसी प्रकार से दूसरे भी से भी हमें क्या मिली? n+1 अवस्था मिली। तो ये क्या बन जाएगा? 2n+1+1। तो ये क्या कहलाती है? यह अवस्था डबल ट्राइसोमी कहलाती है। और यदि एक सेट में दो गुणसूत्रों की वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी मान लो मां से एक गुणसूत्र या पिता से एक गुणसूत्र, एक सेट में दोनों गुणसूत्र एक साथ ज्यादा आ गए, लेकिन दूसरा जो पैतृक है उससे सामान्य गुणसूत्र मिल रहे हैं एन, तो यह अवस्था क्या बनाएगी? 2n+2 अवस्था कहलाती। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये होती हैं हाइपोएन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी। तो इस तरह से हमने गुणसूत्र के गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन और जीनोमैटिक परिवर्तन या म्यूटेशन के बारे में हमने, हेट्रोप्लॉइडी के हमने बारे में हमने बात की। ठीक है, तो अगला जो प्रकार है वो है जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन क्या है, किस तरह से होता है? तो जीन म्यूटेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक है प्रतिस्थापन, पहला प्रकार कौन सा हो गया? प्रतिस्थापन। और दूसरा प्रकार होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो होता है प्रतिस्थापन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो प्रतिस्थापन में क्या होता है? प्रतिस्थापन यानी किसी एक के स्थान पर दूसरे का आना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहला रहा है। तो इसमें एक नाइट्रोजन क्षार, हमने बात की थी वहां पर प्यूरिन और पिरिमिडीन की। ठीक है, प्यूरिन के प्रकार अलग हैं, पिरिमिडीन के अलग हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, प्यूरिन के कौन कौन से थे? एडेनिन, गुआनिन। और पिरिमिडीन के कौन से थे? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एक नाइट्रोजन क्षारक का अन्य नाइट्रोजन क्षारक द्वारा विस्थापन, ठीक, तो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। और इस प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया प्रतिस्थापन का ही एग्जाम्पल होता है। यहां पर भी एक नाइट्रोजन क्षारक दूसरे नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, अब इस यह जो प्रतिस्थापन है ये दो प्रकार का हो। ठीक, देखो इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी प्रतिस्थापन के बारे में। प्रतिस्थापन किसे कह रहे हैं? एक नाइट्रोजन
क्षार का दूसरे नाइट्रोजन क्षार द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, ये क्या कहला है? प्रतिस्थापन कहला रहा है। अब इसके प्रकार की हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक है इसमें ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्जन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? ट्रांजिशन में प्यूरिन का अन्य प्यूरिन से, यानी सेम नाइट्रोजन क्षार का सेम नाइट्रोजन क्षार के द्वारा क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, और दूसरे में प्यूरिन का पिरिमिडीन से चेंज होता है। ठीक है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के बारे में बात करें हम इस तरह से, देखो। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, देखो इसमें क्या होगा? समान नाइट्रोजन क्षार द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। और असमान नाइट्रोजन क्षार द्वारा प्रतिस्थापन ट्रांसवर्जन कहलाता है। जैसे हम बात करें यहां पर कि प्यूरिन है, प्यूरिन के कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। ठीक है, तो एडेनिन दो प्यूरिन क्षार है। ठीक है, एडेनिन का गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापन, यानी एडेनिन भी क्या है? प्यूरिन है, तो गुआनिन भी क्या है? प्यूरिन है। तो प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार ही दूसरे प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार द्वारा परिवर्तित हो रहा है, या ये कहें हम पिरिमिडीन। पिरिमिडीन के कौन कौन से होते हैं? थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का दूसरे नाइट्रोजन क्षार द्वारा, किसका? लेकिन पिरिमिडीन का ही, थाइमीन का साइटोसिन या यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापन, या उसके द्वारा चेंज होना, उसके द्वारा स्थान परिवर्तन करना, क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन कहलाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? असमान नाइट्रोजन क्षार द्वारा प्रतिस्थापन। यहां पर जो चेंज होगा, यहां पर प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर प्यूरिन का पिरिमिडीन द्वारा प्रतिस्थापन, या पिरिमिडीन का प्यूरिन द्वारा प्रतिस्थापन, यानी एक के स्थान पर दूसरा नाइट्रोजन क्षार आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एडेनिन के स्थान पर कौन सा आएगा? यानी पिरिमिडीन का कोई सा भी, चाहे तो थाइमिन आएगा, चाहे साइटोसिन आएगा, चाहे यूरेसिल आएगा, कोई ना कोई सा पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्जन प्रकार का प्रतिस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे हैं, प्यूरिन का अन्य प्यूरिन से या पिरिमिडीन का अन्य पिरिमिडीन से विस्थापन क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है, संक्रांति प्रकार का प्रतिस्थापन कहलाता है। यदि प्यूरिन का पिरिमिडीन से होता है और पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार का प्यूरिन से होता है, तो वह क्या कहलाता है? अनुपथन या ट्रांसवर्जन प्रकार का जीन म्यूटेशन प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं, इसमें कौन कौन कर सकता है? ईएमएस और एमएमएस। ठीक है, एथिल मैथिल सल्फोनेट और मैथिल मैथेन सल्फोनेट। ठीक, ये इस तरह का प्रतिस्थापन करवाते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसे कहते हैं?
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, कुछ रसायनों द्वारा, ठीक है, एक या दो नाइट्रोजन क्षारों का या तो जोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है। इसके द्वारा कुछ रसायनों के द्वारा कुछ नाइट्रोजन क्षारों को जोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है। अब उससे क्या होता है, उससे पूरी जो श्रृंखला है, ठीक है, जिस मेनली क्या है कि जो एमआरएनए होता है, ठीक है, उसमें कोडोन श्रृंखला होती है। ठीक है, एमआरएनए की क्या होती है, कोडोन श्रृंखला होती है, यानी मैसेंजर आरएनए होता है। और वो क्या करता है, मैसेज किस चीज के लिए देता है, सेल्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज देता है। अब उसमें यदि एक नाइट्रोजन क्षार चेंज हो जाएगा तो उससे क्या है, कोडोन चेंज हो जाएगा। कोडोन चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का निर्माण है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जाम्पल होते हैं। थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिकल सेल एनीमिया प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जीन म्यूटेशन, दोनों ही सिकल सेल एनीमिया हो चाहे थैलेसीमिया हो, दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, जीन म्यूटेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया प्रतिस्थापन में आता है और थैलेसेमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक, अब यहीं पर हम बात करें मस्टर्ड गैस। जो मस्टर्ड गैस है, यह सबसे पहले खोजा गया केमिकल म्यूटाजन है। सर्वप्रथम खोजा गया म्यूटाजन। म्यूटाजन यानी वे पदार्थ जो म्यूटेशन करवाते हैं, उत्परिवर्तन करवाते हैं, वे पदार्थ जो उत्परिवर्तन करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खोजा गया म्यूटाजन कौन सा है, मस्टर्ड गैस है। ठीक, ये तो बात हो गई अपनी कौन कौन सी, जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन म्यूटेशन के बारे में। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में हमने दो प्रकार का पढ़ा था। ठीक है, एक तो था क्रोमोसोमल अबरेजन, ठीक है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, और दूसरा था गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, चाहे वो सेट की संख्या में कमी वृद्धि थी, चाहे गुणसूत्रों की संख्या में, सेट में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या में कमी और वृद्धि थी। और दूसरा है फिर अपना यहाँ पर जीन म्यूटेशन, ये एक अलग से है। ठीक, अब देखिए, अब आता है कि जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, गुणसूत्र परिवर्तन वगैरह हमने सब पढ़ लिए, लेकिन गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र हैं, अब इनमें कोई असामान्यता आएगी तो क्या परिवर्तन आएंगे, किस प्रकार के उत्परिवर्तन यहाँ पर पैदा होंगे। लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई जो हैं क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। माँ से, माँ में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो केवल एक्स एक्स होते हैं, और पिता में जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, अब गुणसूत्रीय असामान्यता में हम बात करें, पहला आता है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है सुपरमेल, और चौथा है सुपर फीमेल। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो इनमें जो कायिक गुणसूत्र हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता। ठीक है, लिंग जो भी परिवर्तन होगा वो कहाँ होगा, लिंग गुणसूत्रों में होगा, यानी एक्स और वाई में ही परिवर्तन होगा। जबकि कायिक गुणसूत्र हैं, यहां पर, यहां कायिक गुणसूत्र सामान्य रहते हैं। यानी काय गुणसूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है, सभी में 44 44 44 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। परिवर्तन कहाँ आएगा, केवल और केवल लिंग गुणसूत्र में आएगा। अब देखो लिंग गुणसूत्र में जो परिवर्तन आ रहा है वो किस किस तरीके से आ रहा है। देख, पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या है कि एक एक्स गुणसूत्र की क्या है यहाँ पर अधिकता है, क्या है यहाँ पर,
एक्स गुणसूत्र की अधिक एक्स गुणसूत्र की अधिकता। दूसरा है यहां पर एक्स या वाई गुणसूत्र की क्या है, कमी है। ये कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र की कमी, लिंग गुणसूत्र की कमी हो गई यहां पर। और यहां पर क्या आ जाएगा, वाई गुणसूत्र की अधिकता। और यहां पर भी फिर एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो गई। ठीक है। अब मेन चीज है, एक तो इनका गुणसूत्रीय जो कॉम्बिनेशन है वो हमें याद होना चाहिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र है उनका क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर एक्स एक्स वाई होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की अधिकता है। टर्नर सिंड्रोम में एक लिंग गुणसूत्र की कमी पाई जाती है, यानी केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, दूसरा नहीं होता है। तो टोटल गुणसूत्रों की बात करें यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर 45 हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 44, 45, 46, 47, 47 होते हैं। यहाँ पर भी 47 होते हैं, यहाँ पर भी 47 होते हैं। ठीक है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में कितने हैं, एक गुणसूत्र की, जो गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। अब हम जो देखते हैं सुपरमेल, सुपरमेल में दो वाई गुणसूत्र आ रहे हैं। सामान्य वाई, एक वाई गुणसूत्र होता तो चलो मेल के गुण आ गए, लेकिन एक वाई गुणसूत्र और बढ़ गया तो जो मेल के जो गुण है उनकी क्या हो जाती है, डोमिनेंसी हो जाती है, उसके गुण ज्यादा आ जाते हैं। तो इनमें ताकत वगैरह ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सुपर मेल बोल दिया। इसी प्रकार से यहाँ ट्रिपल एक्स हो गए, एक्स एक्स एक्स, तो जो मादा के गुण है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, सुपर फीमेल कहती है। ठीक है, तो सुपर फीमेल में तीन एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और सुपर मेल में एक वाई गुणसूत्र की और संख्या अधिक पाई जाती है। तो हम यहां पर पता लगाते हैं बार बॉडी। सामान्यतः बार बॉडीज का पता भ्रूण परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, लिंग निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं कि बार बॉडीज के द्वारा लिंग जो भ्रूण का पता कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बार बॉडीज कहाँ पाई जाती है। बार बॉडी पाई जाती है कि जब, मतलब जो एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एस क्रोमोसोम -1, तो वहां पर बार बॉडीज की संख्या की यदि हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और -1। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो जब एक्स क्रोमोसोम मान लो दो आ गए, एक मेल से आ गया और एक फीमेल से आ गया, ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम हो गए, और उसमें से एक घटा देंगे तो क्या बार बॉडीज की संख्या कितनी आएगी, एक आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्स क्रोमोसोम हैं उसमें से एक हम कम कर दें तो वो बार बॉडीज की संख्या आती है। और देखो यहां पर देखें हम, यहाँ पर कितने एक्स क्रोमोसोम हैं, दो हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 - 1 करेंगे तो कितनी आएगी बार बॉडीज की संख्या, एक आ जाएगी। यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम कितने, एक, तो 1 - 1 = 0 आ जाएगी। यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 1, तो 1 - 1 = 0। यहाँ पर 3 है एक्स क्रोमोसोम, तो 3 - 1 = 2। तो यहां से पूछ सकता है कि निम्न में से सर्वाधिक बार बॉडीज की संख्या किस में पाई जाती है, सुपर मेल, सुपर फीमेल, टेंडर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो किस में पाई जाती हैं, सुपर फीमेल में पाई जाती है। अगर मान लो सुपर फीमेल नहीं दे, ठीक है, तो सुपर मेल दे दे, टर्नर सिंड्रोम दे दे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दे दे, और कोई नहीं दे दे, किस में जाएगी, बार बॉडीज की संख्या सर्वाधिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में या जीव में जाए। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे थे कि जो बार बॉडीज हैं, बार बॉडी का उपयोग किसमें करते हैं, भ्रूण परीक्षण में, भ्रूण परीक्षण में किया जाता है। ठीक है,
अब जिस तकनीक का उपयोग करते हैं, तकनीक कौन सी होती है? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि जो बार बॉडीज हैं, यानी नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स गुणसूत्र -1। ठीक है। तो इससे हम पता लगाते हैं यदि बार बॉडीज उपस्थित है, क्या है? बार बॉडी उपस्थित है, बार बॉडी उपस्थित है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? मादा होगा वह जीव। और यदि बार बॉडी अनुपस्थित है, तो वो क्या होगा? नर होगा। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करके लिंग निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बार बॉडी उपस्थित है। हमें ये पता है कि यदि कोई जीव के अंदर डबल एक्स है, तो बार बॉडीज कितनी आएंगी यहाँ पर? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 आ गया, बार बॉडी उपस्थित है। ठीक है, बार बॉडीज आ गई, एक आ गई। तो यहाँ पर इसका मतलब वो फीमेल है। यदि एक्स वाई होगा, तो इसका मतलब वहां पर बार बॉडीज नहीं होगी। और नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई कॉम्बिनेशन है। तो वहां पर जो जो जीव है वो क्या होगा? नर होगा। अब बार बॉडीज की बात करें तो जो बार बॉडी पाई जाती है वह नर एक्स सूत्र पर पाई जाती है। बार बॉडी नर के एक्स लिंग गुणसूत्र पर पाई जाती है। ठीक है। अब यहां पर हम बात करें कि जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि भ्रूण की शुरुआती अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला जाता है एक लंबी निडल के द्वारा, और फिर उसको टेस्ट किया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एमनियोसेंटेसिस। अब देखो, अब आ जाते हैं, ये तो हो गई अपनी लिंग गुणसूत्रों से संबंधित असामान्य। अब यहां पर बात करते हैं हम कायिक गुणसूत्रों से संबंधित जो असामान्यताएं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। कायिक गुणसूत्रों से संबंधित कौन कौन सी होती हैं? जिस तरह से लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल। ठीक है। अब कायिक गुणसूत्रों से संबंधित की हम बात करें तो यहां पर पाए जाते हैं पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। अब यहां पर जो परिवर्तन आता है वो कौन से नंबर के कायिक गुणसूत्रों में आता है? तो 13वें गुणसूत्र की यदि अधिकता पाई जाती है, 13वें गुणसूत्र की अधिकता पाई जाएगी, तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? वही 47 हो जाएंगे। ठीक है। यदि 18वें गुणसूत्र की अधिकता पाई जाएगी तो एडवर्ड सिंड्रोम पाया जाएगा। यदि 21वें गुणसूत्र की अधिकता पाई जाएगी तो वहां पर डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है। तो यहां पर आपको ये याद रखने हैं। ठीक है। PAD पटाओ, A फॉर एडवर्ड, D फॉर डाउन। तो पटाओ यानी पैड में 13, 18 और 21वें नंबर के गुणसूत्र की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। क्या है यहाँ पर? केवल और केवल अधिकता है। जबकि हमने एक पढ़ा था ट्राइडुकेट सिंड्रोम, वहां पर जो 5वें नंबर की गुणसूत्र था, काय गुणसूत्र था, उसकी छोटी भुजा के विलोपन के कारण उत्पन्न हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? अधिकता है। पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। 13वें नंबर पटाव सिंड्रोम, 18वें नंबर एडवर्ड सिंड्रोम, और 21वें नंबर की गुणसूत्र की अधिकता है तो वो डाउन सिंड्रोम में आता है। ठीक है। तो इस तरह से लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता और काय गुणसूत्रों की असामान्यता पाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना आज का उत्परिवर्तन से संबंधित जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।